दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और लाशों के चोर। ये एक्शन कॉमिक्स होती है शेरबाज की। तो पढ़ते हैं शेरबाज और लाशों के चोर। आज जगदीश भटनागर के गंभीर चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए शेरबाज ने पूछा, सर आपने मुझे कैसे याद किया? उससे कोई खास बात होगी? हाँ, तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए, कानून की मदद करना मेरा फर्ज है। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कहिए मुझे क्या करना है? तुम्हें लाशों के चोर का पता लगाना है। शेरबाज चौंका। लाशों के चोर? हाँ, तुमने धर्मपुर के कब्रिस्तान से अक्सर लाशों के चोरी हो जाने की खबर तो अखबार में पड़ी ही होगी। वहाँ पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और गहराई से छानबीन की, परंतु कोई नतीजा सामने नहीं आया। सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और लाशों की चोरी बरकरार है। आखिर चोर लाशों का क्या करता होगा? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। अजीब बात यह है कि जो लाशें वहां से चोरी हुई वे आज तक बरामद नहीं हुई है। ओह, अतः यह केस हमारे डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है और हम चाहते हैं कि तुम उस रहस्यमय लाशों के चोर को पकड़ने में हमारी मदद करो। अगर चोर जल्दी पकड़ा न गया तो हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, विश्वास रखिए। चोर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो फिर तुम आज ही धर्मपुर रवाना हो जाओ। तुम्हारे ठहरने के लिए वहाँ इंतजाम कर दिया गया है। वो आपने सारी योजना पहले से ही तैयार कर रखी है। अजय भटनागर ने मुस्कुराते हुए एक लिफाफा ड्रायर से निकालकर शेरबाज के हाथों में थमा दिया। फिर बोले, इस लिफाफे में केस की विस्तृत जानकारी के अलावा रेल टिकट और तुम्हारे बंगले का पता व चाबी भी है। यह सावधानी इसलिए बरती गई है ताकि तुम्हारे वहां पहुंचने की जानकारी को गुप्त रखा जा सके। वैसे तुम जब चाहो इंस्पेक्टर खान से संबंध स्थापित कर उसकी मदद प्राप्त कर सकते हो। वह तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। अर्थात इंस्पेक्टर खान को मेरे पहुंचने की जानकारी दे दी गई है। हाँ, खान के अलावा सिर्फ कमिश्नर पांडे को यह जानकारी है। ठीक है। इतना कहकर शेरवाज ने लिफाफा अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। फिर उठते हुए बोला, अब मुझे इजाजत दीजिए सर। जाने से पहले मैं कुछ आवश्यक काम निपटा लेना चाहता हूँ। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। महाराजगढ़ मेल ट्रेन जाने को तैयार खड़ी थी। प्लेटफार्म के सुनसान कोने में खड़ा युवक अपनी साथी युवती से बोला, होशियारी से काम लेना। हमारा शिकार बड़ा चालाक और खतरनाक किस्म का आदमी लगता है। उसे तुम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। वह धर्मपुर उतरेगा। मैंने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। मदन, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं रूबी, बस तो इस बार मेरा साथ दे दो। इस बार काफी मोटा माल हमारे हाथ लगने वाला है। उसके पास मैंने 100 की गड्डियां देखी है। हम माला माल हो जाएंगे, फिर हम शादी करके चैन की जिंदगी बसर करेंगे और उठाई गिर के धंधे से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे। ये क्या तुम सच कह रहे हो मदन? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। ओह मदन, तुम कितने अच्छे हो। तभी ट्रेन ने विसल दी। मदन रूबी के साथ फर्स्ट क्लास के डिब्बे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन रवाना हो गई। रात के 11 बज रहे थे। शेरबाज ने उचकती हुई नजर अपने सामने बर्थ पर बैठी एकमात्र सहयात्री युवती पर डाली। तभी युवती की नजर भी एकाकी हाथों में थमी मैगजीन से हटाकर शेरबाज पर जा टिकी। शेरबाज मुस्कुराकर बोला, आप कहाँ जा रही है मिस? मेरा नाम रूबी है, मैं महाराजगढ़ जा रही हूँ। रूबी का दिल धड़क उठा था। वह चौंक कर बोली, ओह, महाराजगढ़ तो ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। मुझे 2 स्टेशन पहले ही उतरना है। आप, इसका मतलब है आप धर्मपुर जंक्शन पर उतर जाएंगे। लगता आप अक्सर ट्रेन से आया जाया करती हैं। आपको कैसे मालूम? इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं मिस रूबी। इस लाइन की अच्छी जानकारी रखने वाला ही आने वाले हर स्टेशन का नाम बता सकता है। शायद आप महाराजगढ़ की रहने वाली हैं। हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। फिर रूबी अपनी घबराहट पर काबू पाती हुई बोली, रात बहुत हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए। सुबह आपको जल्दी उठना होगा। हाँ, अगर ट्रेन लेट न हुई तो सुबह 5 बजे धर्मपुर पहुंच जाएगी। शादी है, लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है। यू आर राइट। तब रूबी ने लाइट ऑफ कर दी और अपनी बर्थ पर लेट गई। कूपे में अंधेरा होते ही शेरबाज ने आंखें बंद कर ली। जल्दी उसे नींद आ गई। फिर वह इतनी कितनी देर तक सोया रहा, इसका उसे एहसास ही न हो पाया।
जब उसकी आंख खुली तो उसका सिर किसी विषैले फोड़े के समान दुख रहा था। ओह, यह मेरे सिर को क्या हो गया? दूसरे पल वह चौंक उठा। बाहर रोशनी नजर आ रही थी और कूपे खाली पड़ा था। रूबी के अलावा उसका सूटकेस भी गायब था। शेरबाज ने अपनी जेबों को टटोला तो सारी बात समझ में आ गई। ओह, वह लड़की मेरे सामान के साथ साथ मेरी जेबें भी खाली कर गई। वह लिफाफा भी ले गई जिसमें बंगले का पता और चाबी रखी थी। यह क्लोरोफॉर्म का असर था कि मैं समय पर जाग नहीं पाया। अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस विचार के दिमाग में आते शेरबाज कंपार्टमेंट से बाहर निकल आया। ट्रेन के डिब्बे यार्ड में खड़े थे। मन ही मन अपने आप को कोसता हुआ शेरबाज प्लेटफार्म की ओर चल पड़ा। अपनी लापरवाही की वजह से मैं चोट खा गया। मुझे उस फ्रॉड लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसका संबंध लाशों के चोरों के गैंग से हुआ तो मेरा सारा भेद खुल चुका होगा। मुझे तुरंत धर्मपुर पहुंचकर स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उधर ठीक 5:30 बजे मदन उस बंगले का दरवाजा खोल अंदर दाखिल हो गया जिसमें शेरबाज के रहने की व्यवस्था की गई थी। वह पहली बार किस्मत में ऐसा मौका मिला जब जब तक इस बंगले के मालिक होश आएगा तब तक मैं इस बंगले का सारा माल समेट कर रफू चक्कर हो चुका हूँ। हा हा हा। तत्पश्चात मदन ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरों में रखे कीमती सामान का जायजा लेने लगा। फिर वह छांट छांट कर सामान एक जगह पर इकट्ठा करने लगा। अभी वह कुछ ही सामान समेट पाया था कि तभी डोरबेल बज उठी। मदन चौंक उठा। क्रिंग क्रिंग। ओ, इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? शायद इस बंगले के मालिक का कोई मिलने वाला हो। मुझे होशियारी से काम लेना पड़ेगा। यह सोच मदन दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के निकट पहुंचकर वह बोला, कौन है? दूध वाला साहब। अच्छा, ठहरो, आता हूँ। इतना कह मदन मुड़ा और रसोई की ओर चल पड़ा। फिर रसोई से एक बर्तन लेकर वह दरवाजे के निकट पहुंच गया। परंतु जैसे उसने दरवाजा खोला एक भरपूर गुस्सा उसके जबड़े से टकराया। डिशुम। आह। मदन चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। फिर आक्रमणकारी पर नजर पड़ते मदन की आंखें भय से फैल गई। नहीं। दूसरे पल मदन उछलकर खड़ा हो गया। परंतु इससे पहले कि वह अपने बचाव की कोशिश करता, आगंतुक बदमाश ने चाकू उसकी पसली में उतार दिया। खच। आह। मदन आश्चर्य और अविश्वास के भाव अपने चेहरे पर समेटे वहीं ढेर हो गया। फिर वह बदमाश मदन के कपड़ों की तलाशी लेने लगा। जो भी चीजें उससे मर्द मदन की जेबों से मिली उन्हें वह रुमाल में बांधकर वापस लौट पड़ा। फिर जैसे ही बदमाश बंगले से निकलकर रोड पर पहुंचा, एक कार उसके पास आकर रुक गई। कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने पूछा, काम हो गया? हाँ साहब, उसकी लाश अंदर पड़ी है और इस रुमाल में वे सारी चीजें जो मुझे उसकी जेबों से मिली है। गुड, अंदर रख दो। लेकिन मेरे काम की कीमत? रहस्यमय व्यक्ति सीट पर रखे ब्रीफकेस को खोलकर बोला, जितना सही समझो उठा लो। ओह। ब्रीफकेस में रखी नोटों की गड्डियां देख बदमाश की आंखें चमक उठी। वह पागलों के समान गड्डियों पर टूट पड़ा। तभी खिड़की का खुला शीशा झटके से ऊपर उठ गया और बदमाश का शरीर उसमें फंस गया। आह। दूसरे पल बदमाश को अपनी मूर्खता का आभास हो गया। ओह धोखा। हम अपने पीछे पुलिस के लिए कोई निशानी नहीं छोड़ते मूर्ख। अगले पल धाएं। आह। बदमाश का काम तमाम होते ही खिड़की का शीशा नीचे गिरा और तत्पश्चात कार आगे बढ़ गई। उधर जब शेरबाज धर्मपुर के बंगले के निकट पहुंचा, वो लगता है यहाँ कोई अप्रिय घटना घटी है। फिर भीड़ के निकट पहुंच शेरबाज ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? पुलिस वालों को देखकर भी नहीं समझे साहब, यहाँ 2 आदमियों की हत्या हो गई है। एक की लाश बंगले में पड़ी है और दूसरे की वो सामने पड़ी है। लाश देखने के बाद शेरबाज सोच में पड़ गया। अजीब बात है, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही 2 हत्याएं हो गई है। असलियत का पता लगाना जरूरी है। यह सोच शेरबाज आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर खान स्वयं बंगले में मौजूद था। शेरबाज को देखते हुए गर्मजोशी से बोला, अच्छा वो आप आ गए। बंगले में लाश की खबर सुनकर मैं परेशान हो गया था, लेकिन लाश को देखने के बाद मेरी जान में जान आई। आप कहाँ चले गए थे? गया नहीं था, भेज दिया गया था, कहकर शेरबाज आप बीती सुनाने के बाद बोला, ईश्वर जो करता अच्छा ही करता। अगर मैं महाराजगढ़ न भेजा जाता तो यमपुरी भेज दिया जाता। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ मेरी मौत का पहले ही से प्रबंध कर दिया गया था। इस वारदात से साफ जाहिर होता है कि अपराधी को मेरे यहाँ पहुंचने की जानकारी पहले ही से थी।
सचमुच किस्मत ने आज आपका साथ दिया है। अपराधी यही समझ रहा होगा कि उसने आपको ठिकाने लगा दिया है। वह इसी भ्रम में रहे तो बेहतर होगा। मैं समझ गया। आज शाम व कल सुबह के अखबारों में आपकी हत्या की खबर छप जाएगी। गुड। यहाँ से निपटते ही आप अपना कोई आदमी उस लड़की रूबी की तलाश में लगा दीजिए। उसका हुलिया आप नोट कर ही चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए मिस्टर शेरबाज। उस लड़की को हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। इसके अलावा शाम तक मुझे मरने वाले वालों के बारे में पूरी जानकारी मिल जानी चाहिए। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप ठहरेंगे कहाँ? फिलहाल तो किसी होटल में अपने ठहरने की व्यवस्था करूंगा। मेरे होते आप होटल में क्यों ठहरेंगे मिस्टर शेरबाज? इंस्पेक्टर खान, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं, अब अपनी उपस्थिति गुप्त रखना मेरे लिए जरूरी हो गया है। अतः आप यहाँ की कार्रवाई निपटाइए। मैं दिन में किसी समय फोन पर आपको मुलाकात का समय और स्थान की जानकारी दे दूंगा। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तत्पश्चात शेरबाज वहां नहीं रुका। बंगले से निकल शेरबाज पैदल ही वहां से चल पड़ा। उसे शक था कि अगर अपराधी या कोई आदमी वहां मौजूद हुआ तो वह उसका पीछा करने की कोशिश जरूर करेगा। जल्दी उसका शक विश्वास में बदल गया, लेकिन उसने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। कुछ दूर जाकर उसने टैक्सी पकड़ ली। होटल ड्रीमलैंड चलो। जी साहब। टैक्सी चल पड़ी। जल्दी शेरबाज ने एक अन्य टैक्सी को अपनी टैक्सी के पीछे आते देखा। होटल ड्रीमलैंड पहुंचकर शेरबाज ने तीसरी मंजिल का एक कमरा अपने लिए बुक किया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह तीसरी मंजिल पर था, लेकिन वह अपने कमरे की ओर न जाने के बजाय वहीं दीवार की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया। लगभग 5 मिनट बाद लिफ्ट फिर तीसरी मंजिल पर आकर रुकी और एक युवती लिफ्ट से निकलकर शेरबाज के कमरे की ओर चल पड़ी। युवती को देख शेरबाज चौंक पड़ा। वो, यह तो वही लड़की रूबी है। यही यहाँ क्यों आई है? इसका मतलब रूबी लाशों के चोर गैंग की सदस्य है। इसके जरिए मैं अपराधी तक आसानी से पहुंच सकता हूँ। उधर रूबी कमरा नंबर 312 के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गई। उसने ओले से दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। और द्वार खुलने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। अचानक शेरबाज का हाथ हवा में लहराया और ठक। आह! दूसरे पल रूबी बेहोश हो शेरबाज की बाहों में झूल गई। शेरबाज द्वारा द्वार खोल रूबी को अंदर ले गया। थोड़ी ही देर बाद जब रूबी होश में आई तो शेरबाज उसके सामने खड़ा था। आप? अब कहो, तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया है? कौन है वह? आप मुझे गलत समझ रहे हैं साहब। मैं वह नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। बनने की कोशिश मत करो लड़की। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम अपराधी के बारे में जो कुछ भी जानती हो, सच सच बता दो। मुझे सख्ती करने के लिए मजबूर मत करो। मैं सच कह रही हूँ शेरबाज साहब। मैं तो समझी थी आप मेरी मदद करेंगे, मदन के कातिल को सजा दिलाएंगे, लेकिन वो मदन। शेरबाज मन ही मन चौंका। फिर बोला, यह मदन कौन है? वही जिसका आपके बंगले में कत्ल हो गया। वह मेरा मंगेतर था। हम दोनों शादी करने वाले थे। फिर रूबी मदन और अपने संबंधों के बारे में शेरबाज को विस्तार से बताती हुई बोली। मैंने मदन को बहुत समझाया पर वह नहीं माना। मुझे टैक्सी लेकर बंगले पर पहुंचने को कहकर वह वहां चला गया। मैं टैक्सी लेकर वहां पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर को पहले मोड़ पर रुकने को कहकर मैं बंगले की ओर पैदल ही चल पड़ी। अभी मैं बंगले के पास पहुंची ही थी कि गोली की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उस कार की तरफ आकर्षित हो गया जो बंगले के सामने खड़ी थी। धुआं। ओह! ओह! दूसरे पल खिड़की में फंसा हुआ आदमी सड़क पर जा गिरा और कार आगे निकल गई। मैं जब उस आदमी के निकट पहुंची तो वह मर चुका था। मैं दौड़कर बंगले के अंदर पहुंच गई। वहां मदन की लाश पड़ी थी। बू! रोनी, जो होना था वह तो हो चुका है। मदन और मुझे अपने किए की सजा मिल गई शेरबाज साहब, लेकिन उस कार वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। उसी ने मेरे मदन की जान ली है। उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे विश्वास था कि आप ही मदन के कातिल को सजा दिला सकते हैं। आपके कागजातों से हम आपको पहचान गए थे। मैं जानती थी आप वहां जरूर आएंगे, इसलिए मैं वहां आपका इंतजार कर रही थी। काश तुमने उस कार का नंबर नोट कर लिया होता तो मेरा काम आसान हो जाता। खैर कोई बात नहीं है। बताओ, मेरा सामान और वो कागजात कहाँ हैं? नीचे टैक्सी में, मैं भी ले आती हूँ। तत्पश्चात रूबी कमरे से बाहर निकल गई और शेरबाज गहरी सोचों में डूब गया। कुछ देर सोचने के बाद शेरबाज ने फोन पर पक्षी विहार का नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होते हुए बोला,
दिलावर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम पहली पहली फ्लाइट से धर्मपुर पहुंच जाओ और शाम 7 बजे टैक्सी ड्राइवर के पास रूप में होटल ड्रीमलैंड के पास मौजूद रहना। आखिर बात क्या शेरबाज, तुम धर्मपुर में क्या कर रहे हो? लेकिन दिलावर के प्रश्न का उत्तर दिए बिना शेरबाज ने संबंध काट दिया। उधर एक हॉलनुमा तहखाने में लाशों के चोर गैंग का अज्ञात बॉस अपने आदमियों को डांटते हुए बोला, एक मामूली गुंडे की बात पर तुमने कैसे विश्वास कर लिया डॉक्टर राणा? बॉस, उसने जो आई कार्ड और सामान हमारे वाले किया था वह शेरबाज का ही था। शेरबाज की जगह मरने वाला एक मामूली चोर था। ओह सॉरी बॉस, पर शेरबाज की जगह वह चोर वहां कैसे पहुंच गया? इन बेकार की बातों में सिर खपाने के बजाय शेरबाज के बारे में सोचो। वह जिंदा और इसी शहर के किसी होटल में ठहरा हुआ है और उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर उसे हमारे धंधे की भनक मिल गई तो हम कहीं के न रहेंगे। हम इस शहर के सारे होटल छान मारेंगे बॉस। वह जहां भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रात 8 बजे शेरबाज इंस्पेक्टर खान से मिलने उसे घर पहुंच रहा है। जैसे वह वहां पहुंचे उसे खत्म कर दो। यस बॉस। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए डॉक्टर, वरना हमें तुम्हारे बारे में फिर से विचार करना होगा। अज्ञात बॉस की बात समाप्त होती हॉल में अंधेरा छा हो गया। दोबारा जब रोशनी हुई तो अज्ञात बॉस की परछाई अपनी जगह से ओझल हो चुकी थी। डॉक्टर राणा अपने साथियों को घूरते हुए बोला, शेरबाज से मैं निपट लूंगा, तुम लोग यहाँ का काम अपनी देखरेख में पूरा करवाओ। आज मुर्दाघर में हमारे मतलब की कितनी लाशें हैं? अभी तक तो सिर्फ 10 ही हैं। लेकिन हमें तो 40 लाशों की जरूरत है। ली फांग का ऑर्डर हमें कल तक ही हर हाल में सप्लाई करना है। पर इतनी जल्दी इतनी लाशों का प्रबंध कैसे होगा? शेरा से कहो वे अपने कुछ आदमी लेकर दीवान बाग में पहुंच जाए। वहां एक जलसा हो रहा, लाशों के ढेर लग जाएंगे। लेकिन काम इस ढंग से होना चाहिए कि पुलिस इसे आतंकवादियों का कारनामा समझे। वह डॉक्टर क्या योजना बनाई है? आपको तो डॉक्टर नहीं जल्लाद होना चाहिए था। बकवास मत करो, याद रखो यहाँ दीवारों के भी कान हैं। अगर बॉस के कानों तक तुम्हारी बकवास पहुंच गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिर यह बॉस है कौन? यह हमें अपने इशारों पर नचाता है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर श्रीन, देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। सॉरी डॉक्टर। तत्पश्चात बातों का सिलसिला समाप्त हो गया और वे खामोशी से द्वार की ओर बढ़ गए। शाम 7 बजे दिलावर ड्रीमलैंड होटल के बाहर एक अंधकारपूर्ण स्थान में टैक्सी में बैठा शेरबाज का इंतजार कर रहा था। अचानक व्हीलचेयर में बैठे एक व्यक्ति को धकेलते हुए शेरबाज टैक्सी के निकट प्रकट हुआ। यह कौन है शेरबाज? यह मेरी लाश है। शेरबाज के कहने पर दिलावर टैक्सी आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। आज शाम दीवान बाग में हुई हुई नृशंस हत्याओं के बारे में तुम जान ही चुके होगे। हाँ, कुछ सिर्फ आतंकवादी एक समुदाय के बहुत सारे आदमियों को ही सरेआम हत्या करके फरार हो गए और पुलिस कुछ न कर सकी। लेकिन इस घटना से तुम्हारी इस लाश का क्या संबंध है? तब शेरबाज दिलावर को लाशों के चोर गैंग के बारे में और वहां आने के बाद घटी घटनाओं के बारे में बताने के बाद बोला, अब तक जितनी भी लाशें चोरी हुई हैं वे उसी समुदाय के लोगों की थी जिन्हें दफनाया जाता है। वे सभी किसी न किसी दुर्घटना में मारे गए थे। उन सभी का पोस्टमार्टम सरीन अस्पताल में किया गया था। इसमें खास बात क्या है? दुर्घटना में मरने वालों की लाशें पोस्टमार्टम के पश्चात ही उनके संबंधियों को सौंपी जाती है। खास बात यह है दिलावर कि अब तक केवल वही लाशें चोरी हुई हैं जिनका पोस्टमार्टम सरीन अस्पताल में हुआ था। वो तो क्या आज मारे गए लोगों की लाशें भी उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई हैं? हाँ, और मुझे विश्वास है कि उन मृतकों की लाशें भी चुरा ली जाएंगी। पर लाशों की चोरी के पीछे चोरों का क्या मकसद हो सकता है? वे लाश ही क्यों चुराते हैं? इस रहस्य का पता लगाने के लिए मुझे लाश बनकर उन लाशों के बीच जाना पड़ेगा। आखिर तुम्हारी योजना क्या है? बड़ी मुश्किल से मैं इस लाश का प्रबंध करने में सफल हो गया पाया हूँ। इसके चेहरे पर मेरा मास्क चढ़ा है। अब यह मेरे डुप्लीकेट का रोल अदा करेगा। वो कैसे? अगर मेरा संदेह ठीक निकला तो वह बहुत जल्द मुझ पर जानलेवा हमला होगा। और उसके बाद? तत्पश्चात शेरबाज दिलावर को अपनी योजना समझाने लगा। लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी इंस्पेक्टर खान के निवास के सामने पहुंचकर रुक गई। शेरबाज नीचे उतरा और द्वार की ओर बढ़ गया।
अभी वह 3-4 कदम ही चल पाया था कि तभी वहां से गुजरती एक कार से शेरबाज पर गोलियां बरस पड़ी। तड़ तड़ तड़। आह। गोलियां बरसाती हुई कार फरार हो गई। गोलियां चलने के बाद सुन इंस्पेक्टर खान जब अपने बंगले से बाहर आया तो उसे सड़क पर पड़ी शेरबाज की लाश के अलावा कोई नजर नहीं आया। वह शेरबाज के निकट पहुंचा और नब्ज टटोलते हुए बरबस से बुदबुदा उठा। पहली बार तो तुम किस्मत से बच गए थे शेरबाज, लेकिन इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। शेरबाज के मृत होने का विश्वास होते वह उठा और अपने बंगले में वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद वह फोन पर शेरबाज की मौत की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे रहा था। सिविल अस्पताल के मुर्दाघर से जिस आखिरी लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था वह शेरबाज की थी। ट्रॉली मैन जैसे ही गैलरी को पार करके मुड़ा, दिलावर ने चीते की सी फुर्ती से उसे दबोच लिया। कौन है? फिर दिलावर के की प्राण है। झुम। ट्रॉली मैन के होश छीन लिए। दिलावर ने ट्रॉली मैन को घसीटकर एक तरपाड़ में बिठा दिया। वो उसी समय दूसरी ट्रॉली को लेकर रूबी वहां पहुंच गई। उस ट्रॉली में स्वयं शेरबाज मौजूद था। रूबी को देखते दिलावर बोला, तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हो। तुम उस ट्रॉली को यहाँ से ले जाओ। मैं शेरबाज को पोस्टमार्टम कक्ष में पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। तत्पश्चात दिलावर ट्रॉली को धकेलता हुआ पोस्टमार्टम कक्ष में दाखिल हो गया। ले आई इसे? हाँ साहब, यह आखिरी लाश है। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। जी। कहने के साथ ही दिलावर मुड़ा और कक्ष से बाहर निकल गया। दिलावर के जाते ही डॉक्टर सिनी राणा के निकट पहुंचकर बोला, ऑर्डर के मुताबिक सारा माल लाशों में भरकर पार्सल कर दिया गया है। गुड। अब इसका क्या करें? फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तुम इस काम को निपटाओ, मैं बॉस को रिपोर्ट देकर आता हूँ। ठीक है। फिर डॉक्टर राणा आगे बढ़ा और उस कक्ष की एक सपाट दीवार के पास पहुंचकर रुक गया। उसने दीवार में लगे कैलेंडर को उठाकर नीचे लगे बटन को दबा दिया। बटन दबाते दीवार का एक भाग अपनी जगह से सरक गया। भर्र। डॉक्टर राणा गुप्त द्वार से अंदर दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते द्वार शक्तिशाली ढंग से बंद हो गया। उधर डॉक्टर सिनी चीर फाड़ के औजार लेकर जैसे ही शेरबाज के निकट पहुंचा, शेरबाज का फुलादे गुस्सा उसके जबड़े पर पड़ा। भीषुम। ओह। डॉक्टर सिंह जब तक संभलता, शेरबाज की ठोकर उसके सीने पर पड़ी। ठक। ओह। फिर शेरबाज उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए गुर्राया। तेरा खेल खत्म हो चुका डॉक्टर, तो तुम जिंदा कैसे हो गए? शेरबाज ने उत्तर देने की बजाय उसकी कनपट्टी पर प्रहार कर दिया। भीषुम। डॉक्टर सिनी बेहोश होकर फर्श पर ढेर हो गया। शेरबाज गुप्त द्वार की ओर लपका। जल्दी वह द्वार खोल गुप्त तहखाने में पहुंच गया। वो तो इन बदमाशों ने यहाँ नशीले पदार्थों का गोदाम बना रखा है। अब समझ में आया लाशों की चोरी के पीछे क्या रहस्य छुपा है। ये बदमाश लाशों की चीर फाड़ करके उसमें चरस, अफीम और ब्राउन शुगर की थैलियां भरकर सिलाई कर देते हैं और उनके संबंधियों को सौंप देते हैं और फिर लाशों को कब्रिस्तान से चुरा लेते हैं। इस तरह किसी को शक नहीं होता कि अस्पताल में क्या धंधा हो रहा है। इस गिरोह का सफाया करने से पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि ये लाशों को विदेशों में कैसे स्मगल करते हैं। मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़वाना पड़ेगा। शेरबाज इस निश्चय पर पहुंचा ही था कि उसकी नजर डॉक्टर राणा पर पड़ गई। वह ध्यान से डॉक्टर राणा की बात सुनने लगा। बहुत सारा बंदोबस्त हो गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं है। गुड, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। कल शाम ली फांग यहाँ पहुंच रहे हैं। पेमेंट होते हम तुम सबको मालामाल कर देंगे। ओह। थैंक यू बॉस। तभी स्क्रीन से परछाई ओझल हो गई। डॉक्टर राणा ने स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही वह वापसी के लिए मुड़ा, उसकी नजर सामने खड़े शेरबाज पर पड़ी। वह तरफ से अंदाज में बोला, तो तुम जिंदा हो? हाँ डॉक्टर राणा, अभी वह गोली नहीं बनी जो शेरबाज की जान ले सके। दौलत के लालच में आकर तुम जो कुकर्म करते रहे हो उसकी सजा तो तुम्हें कानून देगा। पर अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं जो सजा तुम्हें दूंगा उसकी कल्पना से तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, कहते हुए राणा पीछे हटने लगा। फिर अपना रिवॉल्वर निकालकर उसने शेरबाज पर गोली दाग दी, परंतु शेरबाज सतर्क था। धौएं। अपना बचाव करने के साथ ही शेरबाज का सिर हवा में उछला और डॉक्टर राणा को दोबारा ट्रिगर दबाने का मौका नहीं मिला। तड़ाक। आई। तत्पश्चात शेरबाज ने डॉक्टर राणा को संभलने का मौका नहीं दिया। ठक। आह। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि डॉक्टर राणा की चेतना लुप्त हो गई।
तब शेरबाज उसे कंधे पर उठाकर वहां से चल पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर राणा और डॉक्टर श्रीन स्पेशल क्राइम ब्रांच के लॉकअप में थे। शेरबाज कमिश्नर पांडे से कह रहा था, इन दोनों ने उन डॉक्टरों और आदमियों के नाम व पते तो बता दिए हैं जो दौलत के लालच में इस धंधे में शामिल थे, परंतु इस गैंग के चीफ के बारे में हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा सकी है। थोड़ी शक्ति और होगी तो ये अपने चीफ का नाम भी बक देंगे। नहीं, शायद वे ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपने चीफ को कभी नहीं देखा है और न उसके बारे में कुछ जानते हैं। हो सकता है उनके दूसरे साथियों में से कोई चीफ के बारे में जानता हो। हम इनके साथियों की धरपकड़ शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ शहर के सभी कब्रिस्तानों पर खुफिया दस्ते तैनात कर देते हैं। जैसे वे लाशों को चुराने की कोशिश करेंगे हम उन्हें दबोच लेंगे। नहीं सर, ऐसा करने से इनका चीफ सतर्क हो जाएगा, फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं उस चूहे को उसके बिल से उसके विदेशी साथियों सहित रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करने को तैयार हूँ। तो फिर आइए मेरे साथ, मैं आपको अपनी योजना बताता हूँ। दूसरे दिन के अखबारों में शहर के विभिन्न कब्रिस्तानों से चुरा ली गई लाशों की खबर सुर्खियों में छपी थी। खबर पढ़ने के बाद दिलावर बोला, शेरबाज, हम रात ही चोरों के खुफिया अड्डे का पता लगा चुके हैं। तुम चाहते तो रात ही चोरों के गैंग का सफाया हो सकता था। मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था दिलावर, लेकिन जो योजना तुमने बनाई, क्या उसमें रिस्क नहीं है? अगर काम योजना के अनुसार ठीक ठाक चला तो तुम देखना इस गैंग का चीफ चूहे की तरह मेरे जाल में आ फंसेगा। तभी रूबी बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कमिश्नर पांडे से मिलना है और योजना अनुसार उन्हें चोरों के अड्डे पर पहुंचाना है। तत्पश्चात शेरबाज और दिलावर मेकअप करने में व्यस्त हो गए। शाम 7 बजे हांगकांग की फ्लाइट से ली फांग जैसे अपनी साथी के साथ नीचे उतरा, उसे सुरक्षा अधिकारियों ने फौरन हिरासत में ले लिया। आधे घंटे बाद उनकी जगह शेरबाज और दिलावर, जो पहले ही से एयरपोर्ट की इमारत में मौजूद थे, कस्टम ऑफिस से बाहर निकले और मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। अभी वे गेट पार कर सड़क पर पहुंचे ही थे कि काले रंग की कार उनके सामने आकर रुक गई। कार से एक सुटेड बुटेड आदमी नीचे उतरा और कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए आदरपूर्ण अंदाज में बोला, आइए मिस्टर ली फांग, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हिंदी चीनी भाई भाई। शेरबाज और दिलावर के कार में बैठते सुटेड बुटेड आदमी भी कार में बैठ गया। तत्पश्चात कार रवाना हो गई। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शेरबाज चाइनीज लहजे में बोला, हमारा माल तैयार है? ऑफ कोर्स मिस्टर फंग, माल डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपके पहुंचने का इंतजार था। गुड, वेरी गुड। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद कार शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित पुरानी हवेली के आंगन में पहुंचकर रुक गई। शेरबाज और दिलावर कार से उतरकर सुटेड बुटेड आदमी के पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक हॉलनुमा कक्ष में थे। वेलकम मिस्टर फोंग, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप पेमेंट हमारे आदमी के सुपुर्द कर दीजिए। पहले माल देखने को मांगता, फिर पेमेंट करने का। नो चालबाजी। ओके, आप हमारे पीछे आइए। हम हिंदुस्तानी धंधे में बेईमानी नहीं करते। इतना कह परछाई मुड़कर चली पड़ी। शेरबाज और दिलावर परछाई के पीछे बढ़ाए तो सुटेड बुटेड आदमी दिलावर को रोकते हुए बोला, आप यहीं रुके मिस्टर फांग, अकेले ही जा सकते हैं। ओह। दिलावर को मजबूरन वहां रुक जाना पड़ा। उधर शेरबाज परछाई का अनुसरण करते हुए एक कक्ष में दाखिल हुआ तो चौंक कर बोला, यहाँ अंधेरा क्यों है? डोंट वरी मिस्टर फांग, अंधेरा भी दूर हो जाता है। परछाई की बात समाप्त होते ही वह कक्ष तीव्र प्रकाश से ना उठा। कमरे के दृश्य पर नजर पड़ते ही शेरबाज हैरत से बोला, यह तुम हमको कहाँ ले आया? हमको मूर्ति ने हमारा माल देखने को मांगता। मिस्टर फांग, ये मूर्तियां नहीं, मोम के पुतले हैं। हर पुतले में एक लाश कैद है और हर लाश में 10 किलो अफीम, चरस और ब्राउन शुगर की थैलियां रखी है। वंडरफुल, तुम्हारा दिमाग का जवाब नहीं है। इस बार चीफ मिस्टर फोंग की तरफ मुड़ता हुआ बोला, हम आपको डिलीवरी हांगकांग में देंगे मिस्टर फोंग। सारा रिस्क हमारा है, इसलिए हम माल की कीमत कुछ ज्यादा लेते हैं। कोई परवाह नहीं, हम आपका इंजाम देकर बहुत खुश हैं, लेकिन इस तुम लाश को मोम का पुतले में कैसे बदलता है? गैंग के चीफ के रूप में इंस्पेक्टर खान को देखकर शेरबाज की आंखें चमक उठी। वेरी जी,
सारा इंजाम इसी बिल्डिंग में। इस फर्श के नीचे मोम का तालाब है। हम खोलते मोम में लाशों को डाल देते हैं। फिर जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तब तो वे लाशें मोम के पुतलों में तब्दील हो जाती हैं। कल सुबह मोम के ये पुतले पेटियों में पैक करके शिप में पहुंचा दिए जाएंगे और सारा माल हिफाजत के साथ आप तक पहुंच जाएगा। तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। कहने के साथ ही शेरबाज ने चेहरे का मास्क उतार दिया। शेरबाज को सामने देख इंस्पेक्टर खान को जैसे काठ मार गया। तुम? मैं तुम्हें कब्र में पहुंचाने के लिए आ गया हूं इंस्पेक्टर खान। मुझे तुम पर उसी वक्त शक हो गया था जब मेरे पहुंचने से पहले मेरे आने की खबर लीक हो गई थी, क्योंकि सिर्फ तुम्हें और कमिश्नर पांडे को यह जानकारी थी। मेरा शक उस समय विश्वास में बदल गया जब तुम्हारे निवास के सामने मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, क्योंकि वहां आने की जानकारी सिर्फ तुम्हें ही थी। शुक्र है मैं तैयारी के साथ गया था और तुम्हारी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। मैं चाहता तो उसी समय तुम्हें हिरासत में ले लेता, पर उस समय मैं यह नहीं जानता था कि तुम इन लाशों के चोर के चीफ हो। तुम दोहरी भूमिका बड़ी खूबी से अदा कर रहे थे खान, पर अब तुम्हारा भेद खुल खुल चुका है। तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मैं काफी सबूत जुटा चुका हूँ। बाकी कसर मोम के ये पुतले पूरे कर देंगे। तुम बच नहीं सकते खान। मैं तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूँ शेरबाज, लेकिन शेर की मांद में कदम रखकर तुमने अपनी मौत को दावत दे दी है। कहने के साथ ही खान ने फर्श के ऊपरी भाग को पैर से दबा दिया। दूसरे पल शेरबाज के पैरों के नीचे एक खुला खाना उत्पन्न हो गया। नीचे गिरते हुए शेरबाज के हाथ फर्श के कोने पर टिक गए। ओह! फिर इससे पहले कि शेरबाज ऊपर उठता, खान उसके सिर पर खड़ा था। शेरबाज, इस बार तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर बाद तुम भी मोम के पुतले बन जाओगे और तुम्हारी लाश भी पुलिस कभी बरामद नहीं कर पाएगी। हा हा हा। तभी खान की हंसी घुटी घुटी चीख में तब्दील हो गई। धौएं! आह! खान फर्श पर ढेर हो गया। उसके पीछे से दिलावर को प्रकट होते देख शेरबाज का चेहरा खिल उठा। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए दिलावर। मैं हमेशा सही वक्त पर पहुंचता हूँ शेरबाज। फिर दिलावर शेरबाज को सहारा देकर ऊपर खींचने के बाद बोला, तुम्हारी योजना कामयाब रही शेरबाज। पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है और सारे बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया है। गुड। पर मुझे अफसोस है कि हम इस शैतान को जिंदा गिरफ्तार न कर सके। इसकी मौत ऐसे ही लिखी थी। चलो बाहर चलें। दूसरे दिन लाशों के चोरों के गिरोह के सफाया होने की खबर के अलावा शेरबाज की प्रशंसा से अखबारों के कॉलम भरे पड़े थे। अखबार एक तरफ रखते हुए रूबी शेरबाज से बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मदन के कातिल को सजा मिल गई। मदन की मौत का मुझे सदा अफसोस रहेगा रूबी। मैं मदन की कमी तो पूरी नहीं कर सकता मेरी बहन, पर ये कुछ रुपए हैं, तुम्हें इन्हें रख लो। तुम्हारे काम आएंगे, इनकार मत करना रूबी। भाई साहब! कहने के साथ ही रूबी शेरबाज के सीने से लग सुबह उठी। बू! मत रो मेरी बहन। शेरबाज की बहन की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। यह मर्म स्पर्शी दृश्य देखकर दिलावर की आंखें भी छलछला उठी। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।